नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे और आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भर्तियों का जो दौर है वो देखते हुए तो आप में बहुत जोश आ गया होगा। एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ आप इन महीनों की, इस साल की शुरुआत कर रहे हैं और भर्तियों का दौर भी चल रहा है। तो इसी क्रम में एक विद्यार्थी का प्रश्न आया दोस्तों कि सर, हिंदी विषय सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे की जाए। तो उस विद्यार्थी के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है और एक रणनीति बनाई है, उसको मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखते हैं मैंने क्या क्या तैयार किया है और किस तरह से तैयार किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का है। आपके पाठ्यक्रम में दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, एक तो आपका हिंदी हो गया और एक आपका जीके हो गया। हम हिंदी और जीके विषय दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी पर। किस पे बात करते हैं? हिंदी पर। तो दोस्तों, आपने हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसको देखा हो तो उसमें सबसे पहले लगी हुई है आपकी व्याकरण। क्या लगी हुई है दोस्तों? व्याकरण। व्याकरण है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्यशास्त्र है, हिंदी भाषा और रचनाएं एवं शिक्षण विधियाँ। इस तरह से आपका सिलेबस लगा हुआ है। हिंदी व्याकरण का सिलेबस जब आप नोटिस करोगे तो दोस्तों उसमें हिंदी व्याकरण के लगभग 27 से 29 टॉपिक लगे हुए हैं। कितने लगे हुए दोस्तों? 27 से 29 टॉपिक लगे हुए हैं। और इस भाग से आपके आगामी जो पेपर होने वाला है जुलाई माह में, हिंदी व्याकरण से दोस्तों लगभग आपके 60 प्लस क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। कितने दिखाई देंगे? 60 प्लस क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें लगभग आपके जो टॉपिक हैं वो 27 से 29 टॉपिक लगे हुए हैं। कितने लगे हुए दोस्तों? 27 से 29 टॉपिक लगे हुए हैं, जिसमें से 60 प्रश्न तक आने की संभावना है। अब दोस्तों, इस वाले भाग की तैयारी कैसे करें, पहले मैं इन सबकी विषय में बता देता हूँ, फिर सबके बारे में एक बार बता दूंगा कि किस तरह से इसको तैयार किया जाना चाहिए। तो काव्यशास्त्र के भी लगभग दोस्तों 6 टॉपिक लगे हुए हैं और यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन तक दोस्तों आपको दिखने को मिल सकते हैं। और इसके भी आपके 6 टॉपिक लगे हुए हैं। कितने लगे हुए दोस्तों? 6 टॉपिक लगे हुए हैं, जिसमें आपका रस हो गया, काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गए और एक और कुछ बचा हुआ है। तो ऐसे करके आपके इसके 6 टॉपिक लगे हुए, यहाँ से भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला बिंदु आपका कालखंड बोले तो हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से इस बार हो सकता है आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको दिखाई दे। कितने दिखाई दे? 20 से 25 क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन आप प्लस में लेके चलें, 20 क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे सर, हिंदी साहित्य के इतिहास से तो बहुत संख्या में प्रश्न आते हैं और आपने एकदम प्रश्नों को ही उड़ा दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखा जाए तो प्रत्येक कालखंड से 4-4 प्रश्न या 5-5 प्रश्न लिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आप सिलेबस को देखोगे तो उसमें जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नामकरण और उसकी प्रवृत्तियाँ दी हुई है, ना कि सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा रिस्क लेके चलें। 20 क्वेश्चन के लमसम ही आपको उसको दिखाई देंगे। हिंदी भाषा के क्वेश्चनों की बात की जाए दोस्तों तो कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं? 10 प्लस क्वेश्चन मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और रचनाओं की बात की जाए दोस्तों तो रचनाओं के प्रश्न हो जाएंगे आपके 25 के लमसम। कितने हो जाएंगे? 25 के लगभग आपको रचनाओं के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। रचनाओं में दोस्तों जैसे आपके बिहारी रत्नाकर हो गया, भ्रमर गीत हो गया और मीरा पदावली हो गई और उसके साथ साथ वीर सत्सई हो गई, ऐसे, और गोदान हो गया, कहानियाँ हो गई, ऐसे कुछ करके रचनाएं लगी हुई है। तो उन रचनाओं को भी यदि काउंट किया जाएगा तो वो लगभग 12 रचनाएं हैं दोस्तों। यदि प्रत्येक रचना से 2-2 प्रश्न भी उठ के आए तो आपके कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। अंतिम बिंदु है दोस्तों शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के भी आपके 20 क्वेश्चन, इनका तो फिक्स है ही सही कि ये 20 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से देखना आप 60 और 15 75, 20 95, 10 105 और 25 130 और 20 150। आपके जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो कितने रहने वाली है दोस्तों? प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकी तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के लिए तो आप सबसे अच्छा जो उसका ब्रह्मास्त्र है वो ये होगा कि
जिन गुरुजनों के सानिध्य में आपने अध्ययन किया है, जिन नोट्सों से आपने अध्ययन किया है, उनका 1 से 2 बार या कहें कि व्याकरण में सब कुछ सूत्रों पर और समझ पर आधारित होता है। एक बार आप उसके सूत्र और उसकी जो समझ है उसको ग्रहण कर लें, उसको समझ लें और उसके पश्चात जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने की कोशिश करें। क्या करें दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने की कोशिश करें। आपका व्याकरण वाला भाग वहीं से क्लियर होगा। यदि आप बार बार अपने नोट्स को और जो फॉर्मूले दिए हुए उन्हीं को पढ़ते हो, वो याद तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जो शब्दकोश है उस पर आपकी पकड़ नहीं बनेगी। प्रश्न किस तरह के बनते हैं, किस तरह के शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसा व्यवहार प्रश्न करता है, उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि कभी कभी तो शब्द ही समझ नहीं आता है। तो ये शब्दों की समझ आपको कब बनेगी, जब आप पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनको हल करोगे, तब जाके आपको ये समझ विकसित होगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको हिंदी व्याकरण पर पकड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको अधिक से अधिक हल करना पड़ेगा और साथ साथ में आपको अपने नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा बिंदु दोस्तों, काव्यशास्त्र में भी सेम यही रहने वाला है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनमें जो काव्यशास्त्र से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखें। प्रत्येक प्रश्न पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अतीत में ये प्रश्न किस तरह से पूछा गया है और भविष्य में किस तरह से पूछा जा सकता है। पिछली परीक्षाओं में चाहे दोस्तों वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जहाँ से भी हिंदी साहित्य का सिलेबस लगा हुआ है, हिंदी साहित्य का सिलेबस लगा हुआ है, उस साहित्य में जहाँ काव्यशास्त्र के जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हमारी निगाह होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे लिए रामबाण साबित होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे। सब्जेक्ट में वही विद्यार्थी बाजी मारता है जिसकी पिछले ईयर में जो प्रश्न पूछे गए उन पर पकड़ हो और साथ ही साथ आपकी जो अध्ययन सामग्री हो उस पर पकड़ हो। ठीक है दोस्तों, तो काव्यशास्त्र का भी इसी तरह का रहने वाला है। कालखंड बोले तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से भी दोस्तों होता क्या है कि 4 कालखंड दिए हुए हैं और चारों कालखंडों से बहुत सी बार ऐसा होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी बहुत अधिक संख्या में पूछ लिया जाता है। तो मैंने रिस्क ली है, 20 प्रश्न बताए हैं। कितने बताए दोस्तों? 20 प्रश्न बताए, रिस्क लिया है, लेकिन फिर भी आप अपने बलबूते पर इस वाले कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार करें। हो सकता है, मैं संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, हो सकता है कि इधर से और इधर से प्रश्नों की संख्या कम हो जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास बढ़ जाए, लेकिन आप अपने बलबूते पर तैयार रहना। फिर भी मैंने रिस्क लिए, मैंने अपने स्तर पर बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न कम देखने को मिलेंगे, बाकी अन्य चैप्टर से आपको प्रश्न अधिक दिखाई देंगे। ठीक वैसे हिंदी भाषा वाले में आपको देखने को मिलेगा जिसमें लिपि हो गई, भाषा हो गई और उसकी जो क्या है, हिंदी भाषा का कब अस्तित्व में आई, इस तरह की वो दी हुई है। तो यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न के लमसम दिखाई देंगे। रचनाओं से दोस्तों क्या कैसे पढ़ना है आपको? रचनाएं आपको किसी मूल पुस्तक से पढ़नी है। किससे पढ़नी है? मूल पुस्तक से पढ़नी है। और मूल पुस्तक में भी क्या पढ़ना है दोस्तों? जैसे आपने सिलेबस देखा होगा तो बिहारी रत्नाकर दिया है या ब्रह्मर गीत दिया है या वीर सत्साहित्य पूरा लगा हुआ है, और उसके साथ जो भी सिलेबस है उसमें देखना आप नीचे उसने पद दे रखे हैं, 15 से 35 तक के पद, 10 से 25 तक के पद या 20 से 40 तक के पद, इस तरह से सिलेबस दिया हुआ है और उसी को आपको रीड करना है, उसी को पढ़ना है। इस बात का ध्यान रहे दोस्तों। क्या होता है कि मूल पुस्तकें खैर आपको खरीदनी पड़ेगी, 10 से 12 मूल पुस्तकें, और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 10 से 12 मूल पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको खरीदना ही पड़ेगा। सिर्फ आप कागज़ के भरोसे नहीं चल सकते हो, 2-4 पेज के भरोसे नहीं चल सकते हो, क्योंकि पढ़ना है दोस्तों, नौकरी निकालनी है। नौकरी निकालनी है तो थोड़ा तो आपको इन्वेस्ट करना भी पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप मेरे हिसाब से मूल पुस्तकें लेके आइए। आपको मूल पुस्तकों में बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और वहाँ से आपको बहुत अच्छी सामग्री मिलने वाली है। और आप जो ये जो रचनाएं वाला भाग है, रचनाओं को जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा ये क्लियर होगी। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ एक ही बार में पढ़ने से रचनाएं क्लियर नहीं होती है। जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उसमें से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और हाँ, एक और बात,
जो जो रचनाएं लगी हुई है उन रचनाओं से भी किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आप थोड़ा सा ये भी देख लें, क्योंकि जो पिछली परीक्षाएं हुई है चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, या पीआरटी जो केंद्रीय विद्यालय की होती है, एनवीएस की होती है, इनमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, यहाँ भी रचनाएं लगी हुई है। तो सॉरी हाँ, हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है सब्जेक्टिव उसमें ये लगा हुआ है, तो आप वहाँ भी देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट का होगा आपको, और पंख भी फैलाने पड़ेंगे, तब सफलता के पायदान तक हम पहुंच पाएंगे। रही बात टीचिंग मेथड की, शिक्षण विधियों की, तो दोस्तों शिक्षण विधियों में भी सेम ये रहने वाला है। शिक्षण विधियों का भी जो भी मैटर आपके पास है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर ले, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहने वाला है आपका सब्जेक्ट का सिलेबस। और आपको कितना समय मिला है दोस्तों, ये जनवरी का समय चल रहा है, जनवरी ये चल रही है, जनवरी चल रही है, और जनवरी से आपका जुलाई में पेपर होने वाला है। कब होने वाला है दोस्तों, जुलाई में पेपर होने वाला है। यहाँ से लेके दिसंबर और जनवरी से लेके आपको 7 से 8 महीने पढ़ने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 7 से 8 महीने पढ़ने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दो तरह की स्थिति बन सकती है, क्या कि एक तो एकदम न्यू कैंडिडेट हो और एक ओल्ड कैंडिडेट हो। ठीक है दोस्तों, जो एकदम नया अध्येता है, नया विद्यार्थी है, वो तो अपने गुरुजी के नोट्स के सहारे चले। किसके सहारे चले, अपने गुरुजी के नोट्स के सहारे चले। और जो पुराना विद्यार्थी है वो भी नोट्स प्लस अपनी मूल बुक, क्या होना चाहिए दोस्तों, मूल बुक्स उसके पास होना चाहिए, क्योंकि समय 7 से 8 महीने मिले हैं। तो जो नया स्टूडेंट है वो तो नोट्स के सहारे चले, जिन गुरुजी का उसने चयन किया है, जिस कोचिंग के सहारे वो चल रहा है, वो नोट्स के साथ आगे बढ़े। और नोट्स के साथ साथ बढ़ते हुए आपको प्रत्येक 15 दिन में, अभी से ही जनवरी से ही प्रत्येक जो 15 दिन है, जो पखवाड़ा है, उस पखवाड़े में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। क्या करना है दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। ये अनिवार्य रूप से करना है। ऐसा नहीं हो कि आप अभी पढ़ते रहो और आप मई जून में जाके या अप्रैल में जाके क्वेश्चन पेपर अटेंड करो दोस्तों, तो तब तक परीक्षा बहुत नज़दीक रहेगी। आप प्रश्न पत्र को हल करने का जो तरीका है, प्रश्न पत्र पर पकड़ बनाने की जो रणनीति होती है, वो नहीं बना पाओगे। आप अभी से ही प्रत्येक पखवाड़ा, और मैं तो 7 दिन की बोलता हूँ, साप्ताहिक, वीकली भी अगर आप एक क्वेश्चन पेपर हल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो प्रश्न पत्र हल करते समय आपका जो नज़रिया है वो ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास जो प्रश्न पत्र है वो सीधा बोर्ड से आया। कहाँ से आया है, बोर्ड से आया, और उसे उसी नज़रिए से अटेंड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं इधर उधर घूम लिए, आधा प्रश्न पत्र हल कर लिया, फिर घूम लिए, फिर आधा हल कर लिया, या थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर, मतलब जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसको बिल्कुल भी आप नहीं रखें, उसको अवॉइड करें। बिल्कुल बोर्ड के नज़रिए से ही आप प्रश्न पत्र को हल करें। अधिकतम 15 दिन हो सकते हैं, और मेरी राय माने तो आप 7 दिन में भी आप पेपर को अटेंड कर सकते हैं। इस वाले विद्यार्थी को भी थोड़ा सा क्या है, जो मूल पुस्तकें हैं, नोट्स तो वो भी पढ़ ही रहा होगा, मूल पुस्तकें हैं, मूल पुस्तकों को देख लेना है, और साथ ही साथ उसको भी क्या करना है, 15 या 7 दिन के अंदर अंदर क्या हल करना है, एक क्वेश्चन पेपर उसको भी हल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जितने ज़्यादा प्रश्न पत्र हम हल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पकड़ बनेगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी समझ विकसित होगी। क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट का मामला है, और सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, और इन 150 प्रश्नों में होता है क्या है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो निश्चित होता है। निश्चित पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाना बहुत आसान होता है। सिर्फ ज़रूरत होती है कि पाठ्यक्रम को समझकर, सिलेबस को समझकर उस पर निरंतर मेहनत करने की। तो दोस्तों इस तरह का ये जो सिलेबस है, इस पर आप आराम से पकड़ बना सकते हो। ध्यान रहे, टाइम पीरियड आपको जुलाई दिया है, जुलाई में आपका पेपर है, जनवरी का माह चल रहा है, दिसंबर जनवरी तक यही था आपका, तो जनवरी का माह जुलाई में आपका पेपर है। तो लगभग आपको 7 से 8 महीने मिले हैं। 7 से 8 महीने में आप ऐसी रणनीति तैयार करें कि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप कम से कम, मेरे हिसाब से जुलाई में पेपर है तो कब तक पूरा कर ले दोस्तों, जून में ही इसको समाप्त कर दें। आप क्या कर दें, जून में ही इसको समाप्त कर दें। सिलेबस को बहुत अच्छी स्थिति में आप जून के महीने तक खड़े हो जाने चाहिए। जून में आपका कॉन्फिडेंस, जून में आपका आत्मविश्वास,
आपका मन दिल गवाह दे देना चाहिए कि हाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरी पकड़ में है। कब तक दोस्तों? जून तक। पेपर जुलाई में है। कब है? जुलाई में है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जून में ही आपका आत्मविश्वास, आपका पाठ्यक्रम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिर्फ अंतिम 20 दिन या 1 महीना जो भी रहेगा, उन 20 दिनों 1 महीनों में तो हम क्या करेंगे, सिलेबस को 2 से 3 बार वैसे ही रिवाइज करेंगे। ऐसे ही रिवाइज करेंगे दोस्तों। अंतिम क्षणों में विद्यार्थी थोड़ा सा तनाव में भी होता है, कुछ विद्यार्थी उत्साहित भी होते हैं तो कुछ तनाव में भी होते हैं, लेकिन हमें एकदम सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। तो मेहनत के दायरे में या कहें कि इतनी मेहनत कर लेना कि आप जून तक बहुत अच्छे से इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हिंदी विषय पर बात हो गई है। अब बात करते हैं हम जीके पर। किस प्रकार करते हैं? इसके सेकंड पेपर पर हम बात करने वाले थे, और इसके सेकंड पेपर में लगा हुआ दोस्तों, जो सेकंड पेपर है वो किसका है? सामान्य ज्ञान का। किसका है? सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान में क्या लगा हुआ दोस्तों? राजस्थान का भूगोल। क्या लगा हुआ है? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, और क्या लगा हुआ दोस्तों? संस्कृति। और क्या लगा हुआ है? शायद विश्व स्तर पर इसका थोड़ा सा भारत का प्लस विश्व स्तर पर थोड़ी सी इनका भी थोड़ा थोड़ा भूगोल लगा हुआ है, आप इसको देखेंगे। और भारत की जो इकोनॉमी है, शायद आर्थिक मामले, भारत के संदर्भ में आर्थिक मामले, और एक राजनीति वाला पक्ष भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस लगा हुआ है दोस्तों। एक बहुत कहें कि बहुत मुश्किल वाला मामला भी है। और मुश्किलें तो कब होती है दोस्तों? जब हम मेहनत नहीं करते तब मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी पिछले पेपर को देखते हुए थोड़ा सा हर विद्यार्थी और गुरुजन भी असमंजस में थे कि यार ये पेपर किस तरह के आ रहे हैं, इनकी कठिनाई का स्तर कहाँ पहुँच गया है कि विद्यार्थी 40% तक अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी होगी। और 40% माइनस में वो क्यों पहुँच रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति, ध्यान देना दोस्तों, ये राजस्थान का, ये राजस्थान का, ये राजस्थान का, और राजनीति इंडिया वाली है। यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि भूगोल का जो स्थायी भूगोल है, इतिहास जो स्थायी है, संस्कृति जो स्थायी है, उस वाले पाठ्यक्रम पे तो हम अच्छी पकड़ बना ही सकते हैं। और क्या हम बाद में बात करते हैं, जो स्थायी है उसको हम बहुत अच्छे से पकड़ ले। उसके बाद मामला कहाँ बिगड़ता है दोस्तों? इस वाले भाग में, भूगोल वाले भाग में वो क्या जोड़ देता है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? करंट अफेयर्स। यहां भी करंट अफेयर्स आ जाती है। क्या आ जाती है? करंट अफेयर्स आ जाती है। बोले तो समसामयिक मामले आ जाते हैं। और समसामयिक मामलों में क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स को कब उठा के देखते हैं? जब परीक्षा के अंतिम 2 महीने होते हैं। परीक्षा के 2 महीने पहले हम करंट अफेयर्स को उठा के देखते हैं। और आजकल परीक्षाओं में होता क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग 20 या 30 प्रश्न करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। उनकी जो प्रकृति होती है, प्रश्न पूछने का जो स्टैंडर्ड होता है, वो ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का संबंध करंट अफेयर से ना होकर पिछली वाली जीके से, या कहे कि स्थायी जीके से है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और करंट अफेयर्स के प्रश्न क्या होते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रश्न यदि आपने नहीं पढ़े हैं, करंट अफेयर्स आपने अच्छे से तैयार नहीं किया है, तो फिर उन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हमें तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। या तो प्रश्न पत्र छूटेगा या फिर प्रश्न पत्र को अटेंड किया जाएगा। यदि तैयार नहीं किया है तो फिर एक ढंगडांग की समस्या में हम पड़ जाते हैं। तो सबसे अहम बात है, आपको करंट अफेयर्स याद होना चाहिए। इस पर बहुत अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। रही बात स्थायी जीके वाली की, तो स्थायी जीके अगर आपका तैयार है और करंट अफेयर्स आपका तैयार है, तो दोस्तों आप 40% के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाओगे। आराम से प्लस होगा आपका 40%। कम से कम दोस्तों पिछली परीक्षाओं को देखते हुए तो मैं 40% ही
कम से कम तो ये तो लाने हैं, अधिकतम अंक लेके आए आप, बहुत अच्छी बात है। आएंगे भी सही, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो जरूर आएंगे। बस इसके स्थायी वाले ज्ञान पर पकड़ रखें और करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से मजबूत करें। करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए दोस्तों मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप रोजाना अखबार पढ़ें, पर डे आप अखबार पढ़ें, और जो भी मंथली जिस बुक को आप पसंद करते हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लेके आइए, उसको रीड करिए, अखबार पढ़िए, और इन दोनों के सहारे धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, उनको भी रिवाइज करते रहिए, आपका करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो जाएगा। यदि करंट अफेयर्स की पुस्तक को आप लास्ट में उठाते हो महीने 2 महीने पहले, तो वो भी फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपका अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरे स्तर पर इस विषय की रणनीति। फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ और बेटर तरीके से कर सकता हूं, तो आप अपना तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।